अभी तक आपने सुना निम्मी के साथ सभी लोगों के आंखों में आंसू निकलने लगे। रश्मि को तो शिखा पर गुस्सा भी आ रहा था कि उसने बेवजह ही उस लड़की को यहाँ छिपाकर खतरा मोल ले लिया है। अंजना जी, कुछ करके मेरी बेटी को बचा लीजिए प्लीज। आलोक जी खामोशी से सामने देखते रहे क्योंकि वो जो देख रहे थे कोई और नहीं देख पा रहा था। अब आगे शताब्दी एक्सप्रेस अपने रफ्तार पर चल रही थी। आने वाले कुछ ही घंटों में वो उज्जैन नगरी भी पहुंचने वाली थी। जिस कोच में आलोक जी और उनका परिवार उज्जैन जा रहा था, सभी आराम से लेटे हुए थे। रश्मि शिखा के हाथों पर पट्टी कर रही थी और उसे सुनाई जा रही थी। दूसरी तरफ यश, ऋतिक, अभय आराम से लेटकर बातें कर रहे थे। विराज जी और सुषमा जी भी अपनी नींद पूरी कर रहे थे, जो अभी थोड़ी देर पहले उनकी आंखों से गायब हो गई थी। रश्मि, बेवजह खतरों से खेलने का शौक है तुझे, है ना? शिखा, जब कोई मुसीबत में हो तो मैं खामोश नहीं रह सकती, चाहे कुछ भी हो जाए। निम्मी, शुक्र मनाओ दीदी, अगर जीजू ने किसी सुपर हीरो की तरह एंट्री ना ली होती तो आपका क्या होता? काजल, मैं तो डर ही गई थी कि अब क्या होगा। रश्मि, आप तो डर गई थी भाभी, मेरे तो हाथ पांव कांपने लगे थे। डर के मारे मैंने अभय का हाथ पकड़ लिया था। शिखा सामने बैठे यश को देख रही थी, जो ऋतिक और अभय के साथ बातें कर रहा था। थोड़ी देर पहले शिखा पर सभी बदमाशों ने अपनी अपनी बंदूकें तान रखी थी। आलोक जी और बाकी सभी के सीने में डर ने एक अलग प्रकार की दहशत बना लिया था। सभी मजबूर नजर आ रहे थे। शिखा को लगभग 10 बदमाशों ने घेर रखा था। चारों तरफ से बचने का कोई भी आसा नजर नहीं आ रहा था। तभी अचानक कोच में पूरी तरह धुआं फैल गया। जब धुआं हटा तो सभी की आंखें फटी की फटी रह गई। कोच में मौजूद सभी बदमाश बेहोश पड़े हुए थे। उनके आंख, कान, नाक हर जगह से खून निकल रहा था। जो उनका लीडर था वो अकेला ही हाथों में बंदूक लिए खड़ा था। उसके साथ साथ कोच में मौजूद सभी लोग सोच रहे थे कि आखिर ये हुआ क्या। ये सारे बदमाश इस तरह बेहोश पड़े हुए हैं। तभी सबकी नजर बीच में बैठे यश पर पड़ी, जो बहुत ही खामोशी से हाथों में बंदूक लेकर उसके अंदर गोलियां डाल रहा था। सभी लोगों की समझ में आ गया कि ये सभी कारनामा यश ने ही किया है। निम्मी, काजल, रश्मि, आलोक जी और अंजना जी के जान में जान आ गई। विराज जी और सुषमा जी ने यश को पहली बार यश का ये खतरनाक रूप देखा था। वो लोग भी इस दृश्य को देखकर आश्चर्यचकित थे। यश के जिस हाथ में बंदूक थी उस हाथ में चोट लगी हुई थी। साथ ही उस हाथ से खून भी टपक रहा था। शायद धुएं में लोहे के पाइप पर घूंसा मार दिया था उसने। हाथ में बंदूक लिए शख्स ने, जो कोच में एकमात्र बदमाशों में से बचा हुआ था, उसने यश की तरफ गोली चलाने के लिए हाथ उठाया। तभी यश ने उससे दुगनी रफ्तार में अपने हाथों को उठाया और उस पर गोली चला दी। लेकिन शिखा ने उससे पहले उस आदमी को लात मारा और वो नीचे गिर गया। गोली उसके पीछे लगे लोहे की पाइप से टकराई, जिससे उसकी दिशा बदल गई और खिड़की के कांच को तोड़ते हुए बाहर चली गई। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि ट्रेन चलने के आवाज के बीच कोच में मौजूद सभी लोगों के समझ में कुछ नहीं आया कि कांच कैसे टूटा और वो आदमी नीचे कैसे गिरा। इसकी चलाई हुई गोली कहाँ गई? शिखा गुस्से में आगे बढ़ी और उसने उस आदमी के छाती पर लात रखा और अपनी पिस्तौल उसके मुंह में घुसा दिया। शिखा, किसने भेजा है तुम लोगों को काव्या को जबरदस्ती किडनैप करने के लिए? आदमी, पहले मुंह से अपनी पिस्तौल तो बाहर निकालो। शिखा ने उसके मुंह से अपनी पिस्तौल निकाल दी। आदमी, मुझे उसका नाम नहीं पता। उसने हमें 10 लाख रुपए और इस लड़की की फोटो हमें दी थी। शिखा, कब, कहाँ पर, कौन था वो? आदमी, अब ये लात भी छाती पर से हटा दो, सांस लेने में तकलीफ हो रही है बहुत। फिर सारी बातें विस्तार से बताता हूँ। शिखा ने उसकी छाती से अपना पैर हटा लिया और उसके बगल में सीट पर बैठ गई। शिखा, अब बता। आदमी, कांचा गैंग के आदमी है हमारा बॉस। पैसे लेकर लोगों की सुपारी लेता है, किडनैपिंग, बड़े बड़े बिल्डरों को धमकी देकर उनसे पैसे ऐंठना, यही काम है हमारा। इसी तरह हमारे बॉस को भी इस लड़की को उठाने का काम मिला था, तो हम वही अपना काम कर रहे थे। शिखा, काव्या को यहाँ से ले जाकर किसके हवाले करते तुम लोग? आदमी, उसके बारे में तो बॉस को ही पता है। शिखा, दिखने में कैसा था वो आदमी? आदमी, उसने अपने चेहरे को ढक रखा था काले कपड़े से। शिखा, तेरा बॉस कहाँ मिलेगा? आदमी,
वो मैं नहीं बता सकता। शिखा, ठीक है, तो तेरी वफादारी तेरी जान से प्यारी है तो तू चुप रह। इतना कहकर शिखा ने अपनी पिस्तौल को उसके माथे पर लगाया। तभी वह आदमी चिल्लाने लगा। शिखा, फिर जल्दी बोल। आदमी, उससे मिलने के लिए रघु से मिलना पड़ेगा। रघु कांचा का दायां हाथ है। जब भी कोई पार्टी आती है तो रघु ही मीटिंग फिक्स कराता है। शिखा, ये रघु कहाँ मिलेगा? आदमी, जयपुर में उसका एक अपना बार और कसीनो है, वहीं से वो अपना धंधा चलाता है। शिखा, कैसा धंधा? आदमी, खूबसूरत लड़कियों को नौकरी का झांसा देकर वो अपने कसीनो में नाचने के लिए मजबूर करता है और उनसे धंधा करवाता है। यहाँ तक कि वो लड़कियों की तस्करी भी करता है। उसकी बातों को याद करके शिखा को 2 साल पहले याद आई, जब उसकी सहेली जयपुर में अपने दोस्तों के साथ गई थी तो उसे उसके साथियों के साथ किसी गैंग ने अपहरण कर लिया था। तब किसी अनजान शख्स ने उसकी जान बचाई थी। उस पल को याद करके शिखा ने गुस्से में उसे 2-4 घूंसे और मारे। पिस्तौल को उसके सिर पर मारकर उसे बेहोश कर दिया। उसके बाद खड़ी हुई अपना मोबाइल निकाला और किसी के पास फोन मिलाने लगी। शिखा, हेलो राजन। राजन, यस मैम, जय हिंद। शिखा, जय हिंद। राजन, कोई प्रॉब्लम है मैम? शिखा, हाँ। राजन, तो बताइए किस तरह उसे सॉल्व किया जाए। शिखा, तुम अभी जयपुर जाओ, वहां पर तुम्हें रघु नाम के आदमी को गिरफ्तार करना है। वो वहां पर कसीनो और बार चलाने के आड़ में लड़कियों की तस्करी करता है। उसे गिरफ्तार करने के बाद उसकी एक आंख फोड़ना, एक हाथ तोड़ना, उसके बाद उससे मेरी बात करवाना। राजन, ओके मैम, मैं अभी अपनी टीम के साथ जयपुर के लिए निकलता हूँ। शिखा, वहाँ की लोकल पुलिस उससे मिली होगी, इसलिए वहाँ के समाचार एजेंसी से पता करने की वहाँ पर पिछले 2 सालों में कितनी लड़कियों का अपहरण हुआ है और कितनी लड़कियों के अपहरण होने की रिपोर्ट दर्ज हुई है। राजन, यस मैम। शिखा का चेहरा गुस्से से लाल हुआ पड़ा था। उसने आरपीएफ को सूचना देकर सभी बदमाशों को उनके साथ भेज दिया और खुद अपनी सीट पर आकर बैठ गई। शिखा जब बैठ गई तो उन्हीं में से एक आदमी उसके पास आया। आदमी, मैम, एक बात पूछनी थी आपसे। शिखा, हाँ बोलो। आदमी, एक बार उस देवता के दर्शन करवा दीजिए जो आंधी की तरह आया और तूफान की तरह हम सबको बेहोश करके चला गया। धुएं में जब उसका घूंसा मेरे जबड़े पर पड़ा तो मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने 100 किलो का हथौड़ा मार दिया हो। मेरे मुंह पर उस घूंसे ने मेरे 4 दांत तोड़ दिए, ये देखिए। शिखा ने देखा तो उसके हाथ में 4 दांत पड़े हुए थे, जिसे देखकर उसे हंसी आ गई और उसने बगल में बैठे यश की तरफ इशारा कर दिया, जो आराम से बैठा हुआ चने खा रहा था। आदमी ने यश की तरफ देखा और सोचने लगा। आदमी, ये साला कॉलेज में पढ़ने वाला छोकरा, कैसे इसने मिनट से पहले सबको बेहोश कर दिया। यस, मेरे बारे में ज्यादा मत सोच बेटा, जो मैं दिखता हूँ वो हूं नहीं, समझा? इसलिए चुपचाप निकल, नहीं तो इस बार दूसरे जबड़े पर पड़ जाएगा। इसकी बात सुनते ही वो आदमी अपने साथियों के पास चला गया। अगले स्टेशन पर आरपीएफ की टीम उन्हें लेकर स्टेशन पर उतर गई। शिखा ने काव्या को सभी घर वालों से मिलाया। उससे मिलकर सभी खुश हो गए कि राणा महावीर सिंह की बेटी काव्या को शिखा ने गुंडों से बचाया। अब है, तुम्हें घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, हम सब तुम्हारी फैमिली से ही हैं। मेरे पापा ठाकुर ओमवीर सिंह और तुम्हारे पापा राणा महावीर सिंह दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। और तो और वंश मेरा लंगोटिया यार है। आलोक जी, हमसे मिलिए, हम सभी शर्मा फैमिली से हैं, सिर्फ इसे छोड़कर। आलोक जी ने रश्मि की तरफ इशारा किया तो उसने मुंह बना लिया। आलोक जी, अब इसकी शादी ठाकुरों में हो गई है, इसलिए ये शर्मा से ठाकुर में हो गई है। रश्मि, मामा जी, ऐसा कहकर आप मेरा हिस्सा नहीं मार सकते। घर में तो मैं हमेशा आपकी बेटी ही बनकर आऊंगी, चाहे आप मेरे 10 सरनेम क्यों ना कर दे। आलोक जी, मैं तो मजाक कर रहा था, मेरी 3 बेटियां शुरू से थी और हमेशा ही रहेंगी। सुषमा जी, अभी उज्जैन पहुंचने में समय है, अगर कोई सोना चाहता है तो सो जाओ। निम्मी, बुआ, इतना बड़ा एक्शन सीन हो गया इस कोच में कि यहाँ पर मौजूद सभी लोगों को मालूम हो गया होगा कि इस वक्त इस कोच में कौन है, और इस हलचल में आपको नींद की पड़ी है। अगले स्टेशन पर न्यूज वाले इस कोच में घुसने वाले हैं। विराज जी, तो क्या हुआ, हम लोग क्या डरते हैं उनसे? मैं तो मूंछों को ताव देकर कहूंगा कि सभी बदमाशों को मेरी बेटी सिखाने भगा दिया। सुषमा जी, कैमरा तो वो मेरी तरफ भी करेंगे, मैं भी तो बोल सकती हूँ ये लाइन आपसे पहले। रश्मि, लेकिन मॉम,
आपके चेहरे का मेकअप तो उड़ गया है, नींद की वजह से कैमरे में चेहरा सही नहीं आएगा। विराज जी, बिल्कुल सही बेटा, मैं भी यही कह रहा था कब से। निम्मी, अभी स्टेशन आने में आधा घंटा है। बुआ, तब तक आप रेडी हो जाओ मलाई मार के। सुषमा जी, तुम तीनों बाप बेटी मिलकर मेरी टांग खींच रहे हो ना। आलोक जी, कोई नहीं आने वाला है भाभी जी, क्योंकि शिखा ने आरपीएफ से कहकर पहले ही स्टेशन पर मीडिया वालों को ट्रेन में चढ़ने से मना कर दिया है। रश्मि और निम्मी एक साथ, ओ नो। आलोक जी, काव्या बेटा, तुम थक गई होगी और भूख भी लगी होगी, इसलिए तुम पहले खा लो, फिर सो जाना। स्टेशन आने पर हम तुम्हें जगा देंगे। काव्या ने हाँ में सिर हिला दिया। अंजना जी ने उसे अपने पास बिठाया, खाना खाने को दिया। खाना खाने के बाद उसे ऊपर वाली बर्थ पर सोने के लिए भेज दिया। वर्तमान में सभी आपस में बातें करते रहे और धीरे धीरे एक एक करके सभी को 4 बजे के करीब नींद आ गई। लेकिन शिखा के आंखों से नींद कोसों दूर थी। उसने चारों तरफ देखा तो सभी एक दूसरे के कंधे पर सिर रखकर सोए हुए हैं। फिर उसने यश की तरफ देखा, जो अभय और ऋतिक के बीच में दबा हुआ था। उसकी भी पलकें झपकी ले रही थी। शिखा उठकर उसके पास गई और आहिस्ते से उसे पुकारा, लेकिन यश भी इंसान ही था। उसे भी 3 और 4 बजे के बीच कुंभकर्ण वाली नींद आ रही थी। इस बार शिखा ने उसे चूटी काट ली। इसने जैसे ही हड़बड़ाकर आंख खोली और कुछ बोलने को हुआ, शिखा ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। इसने शिखा को सामने देखा तो उससे आंखों ही आंखों में शायद उससे पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो। इस वक्त तो शिखा ने भी आंखों से बाहर की तरफ चलने का इशारा किया तो यश ने अपने अगल बगल इशारा किया। शिखा ने देखा तो ऋतिक और अभय दोनों उसके कंधे पर सर रखकर सोए हुए थे। शिखा ने उसकी तरफ इशारा कर दिया कि मैं जा रही हूँ, तुम्हें जैसे आना हो आ जाओ। शिखा चली गई पर यश उठकर नहीं गया। वो सोच रहा था अगर मैं उठा तो इन दोनों की नींद खुल जाएगी, इसलिए वो खामोशी से बैठा रहा। इधर शिखा बाहर दरवाजे के पास यश का इंतजार कर रही थी। 10 मिनट हो गए लेकिन यश नहीं आया तो शिखा वापस अंदर गई। उसने देखा तो यश अभय के सिर पर सिर रखकर सोया हुआ है। शिखा ने झल्लाते हुए एक बार फिर से यश को चूटी काट ली। यश फिर से हड़बड़ाकर उठा तो इस बार फिर से शिखा ने उसका मुंह बंद कर लिया। यश धीरे से, क्या हुआ, क्यों परेशान कर रही हो आधी रात में मासूम लोगों को। खुद तो चुड़ैल की तरह पूरी रात जागती हो और ऊपर से हम जैसे गरीब आदमियों को सोने भी नहीं देती। शिखा, हो गया तुम्हारा, अब निकलो यहाँ से, कुछ बात करनी है तुमसे। यस आराम से, नहीं आ सकता, अगर इन दोनों की नींद खुल गई तो क्या होगा मालूम है। शिखा, क्या होगा, अपने मंगेतर से कुछ बात करनी है इसलिए यहाँ खड़ी हूँ, कोई मर्डर थोड़ी ही कर रही हूँ। यस, सामने देखो, पापा मम्मी सोए हुए हैं, उठ जाएंगे वो लोग। शिखा, पापा मम्मी हमेशा ही गहरी नींद में सोते हैं, वो नहीं उठेंगे। यस, और भी लोग हैं इस कोच में। शिखा, तो मैंने कब मना किया नहीं है। यस, सोने दो ना यार थोड़ी देर। शिखा, मेरी नींद उड़ा के अब तुम सोने जा रहे हो, मैं भी देखती हूँ तुम कैसे सोते हो। यस ठीक है, देखो मुझे, मैं यहीं सोता हूँ। शिखा, ओके। यस सो गया तो उसके कानों में एक गाना सुनाई दिया जो कि शिखा गा रही थी। यस ने आंखों को खोली तो उसके चेहरे के पास शिखा का चेहरा था। शिखा यश के गालों पर किस करती हुई, आज फिर तुम पे प्यार आया है, बेहद और बेशुमार आया है। यस, ये क्या कह रही हो तुम, कोई देख लेगा। शिखा, जब प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया कोई चोरी नहीं की, चुप चुप आहें भरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। यस, कौन सा रोग सवार हो गया है तुम पर। शिखा, प्रेम रोग। यस, अच्छा, इतने सालों से क्यों नहीं चढ़ा ये रोग तुम्हें। शिखा यश के गालों पर उंगली फेरती हुई, कोई इतना प्यार करने वाला लल्लू मिला ही नहीं आज तक। यस, तो मैं तुम्हें लल्लू लगता हूँ। शिखा, अरे नहीं, मजाक कर रही हूँ, अब जल्दी उठो, कुछ बात करनी है तुमसे। यस ठीक है, आ रहा हूँ। शिखा उठकर चली गई। उसके जाने के बाद यश ने ऋतिक और अभय को सीधा किया। उसके बाद वहां से उठकर बाहर आया जहाँ शिखा उसका पहले से ही इंतजार कर रही थी। यस, हाँ तो मेरी अनारकली, क्या जरूरी काम आ गया है तुम्हें मुझसे, जो कुछ घंटे मुझे सोने नहीं दिया। शिखा यश के करीब आई और उसके कंधे पर हाथ रख दिया। यश शिखा की आंखों को गौर से देखे जा रहा था। आज शिखा के आंखों में अपने लिए उसे बेशुमार प्यार नजर आ रहा था। शिखा, ये तो शुरुआत है मेरे शहजादे सलीम, शादी तो हो जाने दो, फिर देखना तुम कितने घंटे सोते हो। यस, मतलब अभी से ही मेरी नींद उड़ाने का प्लान तुम्हारे दिमाग में चल रहा है। शिखा, हाँ कुछ ऐसा ही सोच लो। यस, तो क्या जरूरी काम था तुम्हें मुझसे। शिखा,
अब सीरियस हो गई थी। उसने यश के कंधे पर से हाथ उठाया और सीधी खड़ी हो गई। शिखा, तुम करते क्या हो? यश, ये कैसा सवाल है? तुम जानती नहीं हो मैं क्या करता हूँ? शिखा, नहीं, फिर से बताओ अपने काम के बारे में विस्तार से। यस, मैं सीबीआई ऑफिसर हूँ। शिखा, अपना कार्ड दिखाओ। यस, क्या कहा तुमने? सुनाई नहीं दिया। शिखा, अपना कार्ड दिखाओ। यस, मेरे पास कार्ड नहीं है। शिखा, तो मैं यकीन कैसे करूं कि सीबीआई ऑफिसर? यस, मुझे किसी के सामने ये साबित नहीं करना है कि मैं सीबीआई ऑफिसर हूँ। मेरा काम है सीक्रेट ड्यूटी करना। आज मेरा नाम यस है तो कल कुछ और, परसों कुछ और। मेरा काम ही है अपराधियों के बीच रहकर उन्हें गिरोह को खत्म करना। इसलिए मैं अपने साथ ऐसी कोई भी चीज नहीं रखता जिससे किसी को शक हो कि मैं सीबीआई से ताल्लुक रखता हूँ। शिखा, अगर कभी तुम्हें पुलिस हिरासत में लेती है तो कैसे निकलते हो तुम वहां से? यस, कभी ऐसा समय ही नहीं आया कि पुलिस मुझे गिरफ्तार करे और मैं उतने गहरे दलदल में नहीं जाता जहां पुलिस मुझ तक पहुंच सके। शिखा, तुम अपना काम कैसे करते हो? यस, मैं मछलियों का पीछा करते हुए मगरमच्छ तक पहुंच जाता हूँ। शिखा, आज तक कितने मगरमच्छ पकड़े हैं तुमने? यश, इतनी गहराई से क्यों पूछ रही हो आज? शिखा, क्योंकि मुझे जानना है कि तुम आज तक कितने दुश्मन पाल रखे हैं जो तुम्हारी जान लेने की फिराक में घूम रहे हैं। यस, मुझे नहीं लगता कि कोई मेरी जान का दुश्मन भी है फिलहाल में। शिखा, लखनऊ में तुम्हारे नाम की सुपारी दी जा चुकी है। यस। यस, ऐसे कैसे? आज तक मैं सीक्रेट ही रहा हूँ हर जगह, तो कैसे कोई मेरी जान का दुश्मन पैदा हो गया? शिखा, तुमने सीबीआई कब ज्वाइन किया? यस, आज से 6 साल पहले। शिखा, याददाश्त जाने के बाद या पहले? यस, बाद में। पहले का कहाँ याद है मुझे जो तुम पूछ रही हो इतना खुश होकर? शिखा, याद करो कुछ, कहाँ पर तुमने गलती की है और लोगों को पता चला है कि तुम सीबीआई ऑफिसर हो। यस, ये बात इसी केस से लीक हुई है कि मैं एक सीबीआई ऑफिसर हूँ। शिखा, अरे हाँ, मैं गिरधारी और रोसी दोनों ही अभी तक पुलिस की नज़रों से बचे हुए हैं और वो दोनों ही तुम्हारे बारे में जानते हैं। यस, तुमने उन्हें ढूंढने की कोशिश नहीं की अभी तक? शिखा, काम में इतना बिजी थी कि उनके बारे में सोचा ही नहीं। वो तो आज तुम्हारी वजह से याद आया उन दोनों के बारे में। यस, हाँ, अच्छा है, जब मुझ पर 2-4 हमले हो जाएंगे तब पता करना उन दोनों के बारे में। शिखा, आज का एक्शन सीन देखकर मुझे नहीं लगता कि कोई मुजरिम या फिर कोई गुंडा तुम्हारा कुछ बिगाड़ पाएगा। यस, वक्त वक्त की बात है मैडम, शेर को भी शिकारी अपना शिकार बना लेता है, तो मैं क्या चीज हूँ? शिखा, तुम तक कोई पहुंचे उससे पहले उसे मुझसे होकर गुजरना पड़ेगा। यस, आज मेरी जान की फिक्र तुम्हें इतनी क्यों होने लगी है? शिखा, क्योंकि तुम्हारी फोटो लखनऊ में एक मुजरिमों के अड्डे पर मिली है। यस, शिखा की बात को सुनकर थोड़ा हैरान हुआ। थोड़ी देर सोचने के बाद यस, अच्छा ये बताओ उन लोगों ने तुम्हारी सुपारी क्यों नहीं दी? शिखा, क्योंकि मैंने कोबरा गैंग की ईंट से ईंट बजा दी थी और तुम्हें लगता है अब भी वो लोग मुझसे पंगा लेंगे? यस, बात तो तुमने सही कही है, वो लोग तुमसे पंगा लेने नहीं आने वाले हैं। और रही बात मेरी सुपारी की, उससे उन दोनों का कोई लेना देना नहीं है। वो दोनों इंडिया में नहीं है इस वक्त। शिखा, तुम्हें कैसे पता? यस, दोनों वांटेड लिस्ट में है, सीबीआई और पुलिस दोनों ही उनकी तलाश में है और वो लोग यहाँ पर नहीं आने वाले लगभग 2 से 3 साल तक। शिखा, तो कौन हो सकता है? यस, तुम ज़्यादा मत सोचो, कुछ नहीं होगा, मैं पता लगा लूँगा। आखिर मेरी तस्वीर उन लोगों तक कैसे आई? शिखा, ऐसे ही मत छोड़ना उन लोगों को। यस, अरे यार, फोटो ही तो मिली है, गोली तो नहीं मारी ना उन्होंने मुझे। शिखा, फिर भी। यस, अब हम इस बारे में बात नहीं करेंगे, बिल्कुल भी। जो भी होगा मैं उसे अपने तरीके से हैंडल कर लूँगा। शिखा, ठीक है, नहीं करूँगी। इस घड़ी देखते हुए 5 बज रहे हैं, सोना है तो जाओ सो जाओ, 7 बजे तक हम उज्जैन पहुंच जाएंगे। शिखा, एक बात और पूछनी थी। यस, अब कौन सी बात रह गई पूछनी? शिखा, रात भर ट्रेन चली है, 4 से 5 घंटे तुम अपनी सीट से गायब थे, कहाँ थे इतनी देर तक? और जबकि मैं तुम्हें हर जगह देख चुकी थी। यस, अरे यार, मैं ट्रेन के ऊपर था, ताज़ी हवा ले रहा था, जब गोली चली तो नीचे आया मैं। शिखा, क्या इतनी बड़ी बेवकूफ़ी भी कर सकते हो तुम? पता है जान का कितना खतरा रहता है वहां पर? ज्यादा तूफानी करने का मन कर रहा है तुम्हें? यस, नहीं यार, बस ऐसे ही चला गया था। शिखा, अच्छा है, करो अपनी मर्जी की। यस, शिखा को गले लगाते हुए, सॉरी, आगे से ऐसा कुछ नहीं करूंगा। शिखा, प्रॉमिस? यस, प्रॉमिस। शिखा और यस दोनों ही
अपनी अपनी सीट पर जाकर बैठ गए। कुछ ही देर में उनकी आंखें भी लग गईं। उनकी आंखें तब खुली जब आलोक जी और बाकी सभी उठकर अपना अपना सामान बाहर निकाल रहे थे। ट्रेन ठीक 7 बजे उज्जैन पहुंच गई। काव्या के घर वालों को पहले से ही उसके साथ हुए घटना के बारे में बता दिया गया था, इसलिए राणा महावीर सिंह और शारदा देवी दोनों ही उसे लेने के लिए रेलवे स्टेशन आए हुए थे। सभी ट्रेन से नीचे उतरे। काव्या, आलोक जी और विराज जी दोनों काव्या को शारदा जी और महावीर सिंह के पास ले गए। काव्या अपने माता पिता को देखते ही उनके गले लगकर रोने लगी। साथ ही उसने उन्हें सारी बात बताई। काव्या की बात सुनकर महावीर सिंह और शारदा देवी दोनों ही शिखा के पास गए। महावीर सिंह, तुमने ठाकुर महावीर सिंह की बेटी की मुसीबत के समय सहायता की है और उसकी जान बचाई है। उसके लिए हम तुम्हारे बहुत आभारी हैं बेटा। तुमने हमारी बेटी की जान बचाकर हमें ही खरीद लिया है। हम तुम्हारे कर्जदार हो गए हैं। भविष्य में कभी तुम्हें किसी भी चीज़ की आवश्यकता पड़े तो इस राणा महावीर सिंह को याद करना। शिखा, आपकी बेटी की जान बचाकर या उसकी सहायता करके मैंने किसी पर कोई एहसान नहीं किया है। मैं पुलिस डिपार्टमेंट में डीआईजी के पद पर तैनात हूँ। अगर मेरे सामने कोई मुसीबत में है या किसी से उसकी जान पहचान का खतरा है तो उसकी जान बचाना मेरी ड्यूटी है और मैं अभी तक अपनी ड्यूटी ही निभा रही थी। काव्या को उसके माता पिता तक पहुँचाना मेरा कर्तव्य था। शारदा देवी, चाहे कुछ भी हो, हम ठाकुर खानदान से हैं, किसी का एहसान नहीं लेते, चाहे उसने हमारी सहायता किसी भी तरह से की हो। काव्या, मम्मा ये क्या कह रही हैं आप? शारदा देवी, तुम चुप रहो काव्या। जब बड़े लोग बोल रहे हो तो छोटे बीच में बोला नहीं करते। इतने दिनों में यही सीख के आई हो अपने मामा जी के पास से? शारदा जी की बात सुनकर काव्या चुप हो गई। शारदा देवी, हाँ तो क्या कह रही थी मैं? पीछे से निम्मी, एहसान। शारदा देवी, मेरी बेटी मुझे मेरी जान से प्यारी है, उसके लिए मैं कुछ भी देने को तैयार हूँ। आगे चलकर कहीं कोई ये ना कह पाए कि उसने तुम्हारी बेटी की जान बचाई थी। क्या दिया तुमने उसे? बोलो, क्या चाहिए तुम्हें? शिखा अभी तक चुपचाप शारदा जी की बातें सुन रही थी। उसके साथ सभी लोग खड़े थे। वो शारदा देवी की बातों से सहमत होते हुए नहीं दिख रहे थे। शिखा, तो आप ठाकुर खानदान से हैं जो किसी का एहसान नहीं लेती कभी, लेकिन ये बात याद रखिए, जिसे आपने एहसान का नाम दिया है वो कोई एहसान नहीं है। जब आपकी बेटी को गुंडे उठाकर ले जा रहे थे तो कहाँ थी आप? कहाँ थे आपके ठाकुर खानदान के रखवाले? अनजाने में की हुई किसी की मदद को एहसान का नाम देकर आप सिर्फ अपने बाप दादाओं की संपत्ति और नाम का हवाला देकर एहसान उतारने चली हैं। शारदा देवी चिल्लाते हुए, ए लड़की, तू जानती नहीं है किससे बात कर रही है तू? शिखा, चिल्लाओ मत, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि मैं किससे बात कर रही हूँ। एक ऐसी औरत से जो इतने सालों बाद आई बेटी, जिसके अपहरण करने की कोशिश की गई, उन लोगों के बारे में ना पूछकर जिसने उसकी मदद की उसका एहसान उतारने चली हैं। जान से प्यारी बेटी बता रही हैं आप, उस रोती हुई बेटी को अपने गले लगाया नहीं? अगर आपकी बेटी की जगह कोई और लड़की भी होती तो मैं उसकी भी मदद अपनी जान पर खेल कर ही करती। शिखा की बात सुनकर शारदा देवी गुस्से से लाल हो गए। उन्होंने फौरन अपने गार्ड को आवाज लगाई, शारदा देवी, इस लड़की को अभी इसी वक्त गोलियों से भून डालो। शारदा देवी का गुस्सा देखकर सभी डर गए, लेकिन शिखा उसी तरह गुस्से से शारदा देवी को घूरती रही। अंजना जी शिखा के पास जा ही रही थी कि आलोक जी ने उनका हाथ पकड़ लिया। गार्ड शिखा को देखकर अपनी जगह पर ही खड़े रह गए। शिखा के कारनामे ही कुछ ऐसे थे कि यूपी से लेकर एमपी तक उसके फोटो अखबारों में छपते रहते थे और उस पर से डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को देखकर उनके आगे बढ़ने की हिम्मत भी नहीं हुई। महावीर सिंह इस बात को जानते थे, इसलिए वो शांत खड़े रहे। उन्होंने गार्ड को पीछे जाने का इशारा किया और शारदा देवी का हाथ पकड़कर चलने के लिए कहा। शारदा देवी, कहाँ जा रहे हैं आप? मुझे इस लड़की की लाश देखनी है। इसने इतने लोगों के बीच मेरा इंसल्ट किया है। शारदा देवी का इंसल्ट। महावीर सिंह, ये रेलवे स्टेशन है, यहाँ तमाशा करने की जरूरत नहीं है। ये लड़की यहाँ जिंदा आ तो गई है, लेकिन ये यहाँ से जिंदा जाएगी नहीं। ये बात महावीर सिंह ने शारदा देवी के कान में कहा तो शारदा देवी चुप हो गई और शिखा को घूरती हुई काव्या का हाथ पकड़कर स्टेशन से बाहर चली गई। उसके जाने के बाद अंजना जी शिखा के पास आई। अंजना जी, ये क्या किया तूने? जिन्होंने हमें यहाँ बुलाया था उन्हीं को ही भला बुरा कह दिया तूने। काजल, इसमें शिखा की कोई गलती नहीं है मामी जी, गलती उनकी है। शिखा ने कहा क्या? उन्हें याद दिलाया कि वो क्या बोल रही हैं। सुषमा जी, इस बार तो मैं भी शिखा की बातों में सहमत हूँ। शिखा ने अपनी जान की परवाह न करते हुए उनकी बेटी को बचाया,
ऊपर से वो इसे एहसान बता रही। महारानी है तो ये थोड़े नहीं कि सबको अपने पैसों के बल पर खरीद लें। शिखा ने जो कहा बिल्कुल सही कहा। निम्मी बुआ, जब उन्होंने अपने गार्ड्स की गोली चलाने के लिए कहा तो कितनी फुर्ती में वो लोग आए, पर दीदी को सामने देखकर उन बेचारों को तो साफ सूख गया। बिराजी, जो हो गया सो हो गया, अब चलो यहाँ पर। अभी तक सभी लोग हमें ही घूरे जा रहे हैं। आलोक जी, ऋतिक बेटा टैक्सी लाओ, जाकर 3 चाओ। ऋतिक, टैक्सी के लिए भी हमें बाहर ही जाना होगा मामा जी, बाहर बहुत सी टैक्सियां खड़ी हैं। आलोक जी, तो फिर कुली को बुलाओ। ऋतिक, सब अपना अपना सामान लेकर चलेंगे तो कुली की जरूरत नहीं पड़ेगी। निम्मी, ओ ऋतिक भैया, आप आर्मी में हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि सबको कहो अपना अपना सामान उठाने को। ऋतिक, चल ठीक है, तेरा बैग मैं उठा लूंगा, कहाँ है? निम्मी, वो देखो ये पिंक वाला। ऋतिक, बस एक ही? निम्मी, रुको जरा, ये डार्क पिंक, ये लाइट पिंक और ये ब्लैक, चारों बैग मेरे हैं। ऋतिक, इतना सामान लेकर क्या यहाँ दिवाली मनाने आई है तू? काजल, और मेरा बैग कौन उठाएगा कैप्टन साहब? ऋतिक ने मुड़कर देखा तो काजल भी 2 बड़े बैग लेकर सामने खड़ी थी। ऋतिक सिर पर हाथ रखते हुए, अब तो कुल्ली करना ही पड़ेगा। शारदा देवी अपने घर पर आ गई थी। आते ही उन्होंने गुस्से से अपनी हवेली के सामान को तोड़ना शुरू कर दिया। गुस्से से उन्होंने बंदूक उठाई और ऊपर लटके बड़े से झूमर पर गोली चला दी, जिससे झूमर फर्श पर गिरकर टूट गया। चारों तरफ कांच के टुकड़े टुकड़े बिखर पड़े थे। उनके तीनों बेटे और बहुएं भी वहां पर आ गईं। अंश भागते हुए उनके पास आया। अंश, क्या हुआ पापा मम्मा, इतने गुस्से में क्यों हैं? और काव्या को क्या हुआ है? महावीर सिंह, स्टेशन पर वो लड़की शिखा आई थी और पूरे स्टेशन पर मौजूद सभी लोगों के सामने तुम्हारी माँ के इंसल्ट किया है। काव्या, पापा उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा है जिससे मम्मा का इंसल्ट हो। महावीर सिंह, तुम इतनी बड़ी कब से हो गई हो कि हमें सही और गलत के बारे में बताने लगी? शशांक, आप उसी लड़के से शादी की बात करने के लिए उसके परिवार को यहाँ बुलाया था ना आप लोगों ने? शारदा देवी, वो लड़की अब हमारे घर की बहू नहीं बल्कि नौकरानी बनेगी। महावीर सिंह, वो लड़की इस घर में नहीं आएगी। अब उस लड़की की लाश जाएगी उज्जैन से बाहर। वहां पर उनके दीवान पूरन सिंह आए, जिसके हाथ में एक कागज था। अंश, क्या हुआ अंकल, ये कैसा पेपर है आपके हाथ में? पूरन सिंह, ये एक चिट्ठी है महाराज के लिए। शशांक, किसकी चिट्ठी है ये? पूरन सिंह, आपके चाचा दिलावर सिंह ने भेजी है, वो आपके पिता से मिलना चाहते हैं। सादा देवी, वो जेल से कब छूटा? पूरन सिंह, मालूम नहीं। महावीर सिंह, क्या लिखा है उस चिट्ठी में? पूरन सिंह, वह आपसे मिलने के लिए होटल पैराडाइज में आने वाले हैं आज रात। सादा देवी, उसके दिमाग में कोई खिचड़ी पक रही होगी जिस वजह से वो आपको मिलने के लिए बुला रहा है। अक्षय और सोनिया पर भी हमला उसी ने करवाया होगा। वो अब उसका अगला निशाना आप हैं। अंश, आप उनसे मिलने मत जाइए पापा। महावीर सिंह, राणा महावीर सिंह अभी इतना कमजोर नहीं हुआ है जो किसी के डर से घर पर बैठ जाए। हम उससे मिलने जाएंगे और जरूर जाएंगे। हम भी तो जाने हमारे छोटे भाई के दिमाग पे क्या खिचड़ी पक रही है हमें लेकर। शशांक, ठीक है, हम भी आपके साथ जाएंगे। महावीर सिंह, दीवान जी कह दीजिए दिलावर सिंह से कि आज रात हम उससे मिलने आ रहे हैं। पूरन सिंह, जो हुकुम महाराज। इधर शिखा अपने पूरे परिवार के साथ होटल पैराडाइज में पहुंच गई थी। सभी अपने कमरे में पहुंचकर आराम कर रहे थे। शिखा अपने कमरे में बैठकर कपड़े निकाल रही थी और निम्मी नहाने गई हुई थी। दरवाजे पर किसी ने नॉक किया तो शिखा ने दरवाजा खोला और देखा तो सामने यश खड़ा था। शिखा, क्या हुआ? यश अंदर आते हुए, कुछ होगा तभी आऊँगा क्या तुमसे मिलने? शिखा, अंदर क्यों आ रहे हो? मैं अकेली नहीं हूँ, यहाँ निम्मी भी है और ऐसे भी अभी हमारी शादी नहीं हुई है। अभी जो कमरे में घुसे चले आ रहे हो। यश शिखा का हाथ पकड़ते हुए, हुई नहीं है तो हो जाएगी स्वीट हार्ट। शिखा, निम्मी यही है और ये कैसी लैंग्वेज बोल रहे हो? वो उसने सुन लिया तो क्या सोचेगी? निम्मी अंदर से चिल्लाते हुए, आप कंटिन्यू करते रहिए जीजू, मैं कुछ नहीं सुन रही हूँ। यस, थैंक यू सो मच साली साहिबा। शिखा, बहुत हुआ, निकलो अब यहाँ से, मम्मी पापा आ जाएंगे। यस, सभी सोए हुए हैं, काफ़ी पीने चले? निम्मी, जीजू दीदी नहीं जाएंगी, आप मेरे साथ चलना। यस ठीक है, मैं यहीं बैठकर इंतजार करता हूँ। शिखा, कोई ज़रूरत नहीं है, बाद में आना। यस, पछताओगी मुझे भेज कर यहाँ से। शिखा, अच्छा जी, तो ये बात है? यस हाँ। शिखा, जाओ, मैं पछता ही लूँगी थोड़ी। यस, जा रहा हूँ मैं कॉफ़ी अकेले पीने। शिखा, ठीक है जाओ। यस वहाँ से चला गया। उसके जाते ही निम्मी जल्दी से निकल कर बाहर आई। निम्मी, जीजू 2 मिनट रुको, मैं रेडी हो जाऊँ। शिखा, कोई ज़रूरत नहीं है, थोड़ी देर बाद हम सभी महाकाल के दर्शन करने जा रहे हैं। निम्मी मुंह बनाते हुए, क्यों भगा दिया आपने जीजू को? शिखा,
कहीं नहीं जाना है, मैं जा रही हूँ नहाने, उसके बाद तक यहीं रहोगी तुम। निम्मी घूमने भी नहीं दे रही हैं कहीं पर। 11 बजे सब तैयार होकर महाकालेश्वर के मंदिर में दर्शन के लिए चल पड़े। सभी होटल से कैब करके मंदिर तक पहुंचे। उसके बाद सभी मंदिर के अंदर दर्शन करने के लिए जाने लगे। शिखा यश को बार बार देख रही थी, पर वो इधर उधर देखने लगता तो वो जानबूझकर शिखा को देखकर कुछ बोल नहीं रहा था। सभी मंदिर के अंदर चले गए। काजल शिखा को देखते हुए बार बार जमाई बाबू की तरफ क्यों देख रही है कुड़िए? भागने वाले हैं क्या वो यहीं से? शिखा, मैं उन्हें नहीं, बाहर लोगों की भीड़ को देख रही थी। काजल, हाँ समझ रही हूँ मैं भी। अंदर पहुंचकर सभी ने महाकाल के दर्शन किए और फिर बाहर आ गए। रश्मि, मामा जी अब कहाँ पर चलना है हमें? आलोक जी, गणेश जी के मंदिर जाएंगे, जो यहीं पर हरसिद्धि देवी माँ के मंदिर के पास ही है। उसी मार्ग पर हरसिद्धि देवी माँ का मंदिर भी है। विराज जी, तुम पूरा प्लान बना कर आए हो, कहाँ कहाँ पर जाना है? आलोक जी, आज बस ये 2 जगह पर ही जाएंगे, बाकी जगहों पर कल जाएंगे घूमने। निम्मी, मुझे तो इस भीड़ को देखकर चक्कर आ रहे हैं। काजल, आगे आगे देख क्या होता है, पूरे रास्ते पैदल ही चलना पड़ेगा। निम्मी, मैं तो रिक्शे में जाऊंगी। अंजना जी, क्यों नहीं महारानी, तेरे लिए हेलीकॉप्टर ही बुक ना करा दूं? ऊपर से ही दर्शन कर लिए सभी मंदिर के। निम्मी, हाँ मम्मा यही सही रहेगा। आलोक जी, चलो अब यहाँ से हमें पैदल ही चलना है गणेश मंदिर तक। सभी चलने लगे। चलते चलते शिखा यश के पास आई। शिखा, क्या हुआ, ऐसे बंदर जैसा क्यों मुंह लटकाए हुए घूम रहे हो? इसने कुछ नहीं कहा और आलोक जी के आगे चलने लगा। शिखा यश को जाता देख घूर घूर कर देखने लगी। काजल शिखा के पास आई। एक कप कॉफी पी लेती तो वो जमाई बाबू इतना नखरे तो नहीं करते ना। शिखा निम्मी को घूर कर देखने लगी और निम्मी शिखा को देखते ही अंजना जी के पास चलने लगी। चलते चलते सभी गणेश मंदिर पहुंचे। वहां दर्शन करने के बाद सभी हरसिद्धि देवी माँ के मंदिर गए। चलते चलते सभी थक गए थे, इसलिए सभी लंच करने के लिए एक ढाबे पर रुक गए। सुषमा जी, कितना अच्छा लग रहा है ना, सभी साथ में हैं। तो घर पर रहकर तो डिप्रेशन में आ गई थी मैं तो। विराज जी, और काम करते हुए मैं भी, कितना प्रेशर रहता है पॉलिटिक्स वालों को, सिर घूमने लग जाता है ऑफिस में बैठकर। ऋतिक, पापा आपके रिटायरमेंट के कितने दिन हैं अभी? विराज जी, तुम्हें क्या लगता है रिटायर होने के बाद मैं घर पर रहूंगा? ऋतिक, क्यों नहीं, और जाएंगे क्या आप? सुषमा जी, घर पर रहकर करेंगे भी क्या? अकेले रहकर तो घर में मुझे भी घुटन होती है। तुम दोनों की शादी के 5 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक घर में बच्चों की किलकारियां नहीं बुझी। सुषमा जी की बात सुनकर काजल पानी पीती हुई रुक गई और ऋतिक की तरफ देखने लगी। ऋतिक भी सिर नीचे करके खाना खाने लगा। निम्मी, भैया आप बुआ जी की बात का जवाब नहीं क्यों नहीं दे रहे हैं? अब मैं भी बुआ बनना चाहती हूँ। शिखा, तू दादी बन गई है सबकी, वो काफी नहीं है? तभी बगल में बैठी एक औरत बोली, पता नहीं आजकल के बच्चों को क्या हो गया है, शादी होते ही 5 साल का समय मांग लेते हैं सब कुछ ठीक होने के लिए। और हम एक थे जिनके शादी के 1 साल होते ही 2 बच्चे हो जाते थे। उस औरत की बात सुनकर सभी हैरानी से उसे देखने लगे। अब कुछ तो गड़बड़ है, आंटी 1 साल में 2 बच्चे कैसे? औरत, अरे जुड़वा थे बेटा। रश्मि शिखा से, कहाँ आते हैं ये लोग? शिखा, इस आंटी ने तो 1 मिनट के लिए मेरी भी बोलती बंद कर दी थी। काजल, तुम दोनों को ही नहीं, मेरी भी सांसें अटक गई थी 1 मिनट के लिए। शिखा ने इसकी तरफ देखा तो उसने जानबूझकर अपना मुंह दूसरी तरफ घुमा लिया। शिखा, अच्छा बच्चू, एटीट्यूड दिखा रहे हो, देखती हूँ कब तक दिखाते हो अपना ये एटीट्यूड। काजल, क्या हुआ जमाई बाबू, नाराज हैं क्या? शिखा, नहीं वो नाटक कर रहे हैं। सभी खाना खाने के बाद वहां से चल दिए। इसी तरह घूमते हुए शाम हो गई। शाम को वो सभी होटल पहुंचे और सभी अपने कमरों में आराम करने के लिए चले गए। इस नीचे होटल के कॉरिडोर में ही बैठ गया। शिखा ने उसे वहां देखा, पर वो भी जानबूझकर उसे दिखाते हुए वहां से चली गई। यश वहीं पर बैठकर शिखा का इंतजार करने लगा। तभी थोड़ी देर बाद वहां पर दाढ़ी वाला आदमी आया, जिसने काले रंग के कपड़े पहने हुए थे। वो यश के सामने एक कोने वाले टेबल पर बैठ गया। वो किसी का इंतजार कर रहा था और बार बार अपनी घड़ी को देख रहा था। कुछ देर बाद वहां पर एक आदमी आया, जिसके चारों तरफ अच्छे खासे बॉडी बनाए हुए काले कपड़ों में आदमी चल रहे थे। वह आदमी एकदम सादे कपड़े पहने हुए था, चेहरे पर एक उदासी छाई हुई थी। आकर वो यश के पीछे वाली कुर्सी पर बैठ गया। उसके साथ आए सभी आदमी कॉरिडोर के चारों तरफ खड़े हो गए। काले कपड़े पहने हुए आदमी ने उसे देखा और अखबार उठाकर पढ़ने लगा। आधे घंटे बाद वहां पर महावीर सिंह अपने बड़े बेटे शशांक और अंश के साथ वहां पर आए।
उनके साथ भी कितने ही बॉडीगार्ड थे जो उन्हें चारों तरफ से घेरे हुए थे। महावीर सिंह आकर उस आदमी के पास बैठ गए जो यश के पीछे बैठा हुआ था। महावीर सिंह को देखकर वो आदमी खड़ा हो गया और हाथ जोड़कर नमस्ते किया। वो आदमी महावीर सिंह का छोटा भाई दिलावर सिंह था। दिलावर सिंह, बहुत दिनों बाद आपको देख रहा हूँ भैया, कैसे हैं आप? महावीर सिंह, इस तरह अपना चेहरा बना लेने से कोई शरीफ नहीं बन जाता है दिलावर। दिलावर सिंह, मैंने क्या किया है? अंश, झूठ बोलने से आपके किए हुए गुनाह छिप नहीं जाएंगे दिलावर अंकल। आप ये बताइए कि आपने अच्छे भैया पर हमला क्यों करवाया? दिलावर सिंह, हमला? मैंने किसी पर कोई हमला नहीं करवाया है। मैं आज ही मुंबई से यहाँ पर आया हूँ। महावीर सिंह, झूठ बोल रहे हो तुम। तुमने आज से 6 साल पहले मेरे बेटे को मरवाया था, ठीक आज भी तुम वही करवा रहे हो। दिलावर सिंह, मैंने कभी भी आपके परिवार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की, बल्कि आप लोगों ने खुद मुझ पर उसे जान से मारने का इल्जाम लगाकर जेल भिजवाया था मुझे। शशांक, झूठ बोल रहे हो आप ही ने ही आज काव्या के अपहरण करवाने की कोशिश की। दिलावर सिंह, आपने पहले भी मुझ पर ऐसे इल्जाम लगाए हैं मुझ पर, और हमेशा की तरह आपके सभी इल्जाम कोर्ट में मैंने झूठे साबित किए हैं। यहाँ तक कि आपके बेटे ध्रुव के खून का इल्जाम भी झूठा साबित हुआ है, और मैं 6 साल बाद वापस आ गया हूँ। भगवान के घर में देर है पर अंधेर नहीं। महावीर सिंह, तुमने अपने पैसों के बल पर खरीदे हैं हर बार सबूत और गवाहों को, इसलिए तुम बचते आ रहे हो। दिलावर सिंह, आप जो भी समझें, लेकिन सच तो ये है कि आप लोगों ने कभी मुझे अपना माना ही नहीं। शुरू से ही आप और भाभी पूरी जायदाद को हड़पना चाहते थे। जायदाद का जब बंटवारा हुआ तो मैंने देखा था आपको और भाभी को किस तरह आप लोग मुझसे बातें कर रहे थे, जबकि हमारी पुरखों की हवेली भी आपको ही मिली, पर पास जमीन के कुछ टुकड़े ही मिले थे। महावीर सिंह, तुम एक आवारा और अय्याश थे, कुछ काम धाम के नहीं थे, इसलिए पिताजी ने तुम्हें हवेली से निकाल दिया था। दिलावर सिंह, ये छवि मेरी आपने पिताजी के नजरों में बनाई थी, जबकि मैं कभी ऐसा था ही नहीं। महावीर सिंह, पुरानी बातें उठाने से कोई फायदा नहीं है। अब ये बताओ तुमने मुझे यहाँ पर बुलाया क्यों है? दिलावर सिंह, मैं आपसे अपने बेटे के बारे में पूछने आया हूँ, कहाँ पर है वो? महावीर सिंह, तुम्हारा बेटा कहाँ है ये मुझे नहीं मालूम। मैं बस ये जानता हूँ कि जैसा तुमने मेरे बेटे के साथ किया, वैसा ही भगवान ने तुम्हारे साथ किया। छीन लिया उसने तुम्हारे बेटे को तुमसे। दिलावर सिंह, मैंने नहीं मारा है आपके बेटे को, मैं तो खुद अपने बेटे के लिए दर बदर की ठोकरें खा रहा हूँ। मेरी सुलोचना उसके जाने के बाद बोल नहीं पाती, किसी के कुछ बोलने पर जवाब नहीं देती है। महावीर सिंह, ये सब तुम्हारे बुरे कर्मों का नतीजा है। दिलावर सिंह, ऐसा मत कहिए भैया, भगवान के नाम पर बता दीजिए कि मेरा बेटा कहाँ है। महावीर सिंह, मुझे नहीं पता तुम्हारा बेटा कहाँ है, पर इतना जरूर मालूम है कि अब वो इस जन्म में तो तुमसे मिलने से रहा। महावीर सिंह की बात सुनकर दिलावर सिंह की आंखों में आंसू आ गए। वो महावीर सिंह के आगे हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा, लेकिन महावीर सिंह वहां से चल दिए। उनके जाने के बाद दिलावर सिंह कुर्सी पर बैठा हुआ अपने आंसू पोंछने लगा और सुबकने लगा। इसको उनकी हालत देखकर बहुत दुख हुआ, पर वो क्या कर सकता था, ये तो भाइयों के बीच की बात थी। इसकी नज़र कोने वाली टेबल पर गई जहां पर वो दाढ़ी वाला आदमी बैठा हुआ था। वो वहां पर नहीं था। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई तो देखा वो आदमी थोड़ी दूरी पर खड़ा होकर दिलावर सिंह पर निशाना लगा रहा है। तभी यह कूद कर दिलावर सिंह को इस जगह से हटा दिया और एक गोली उस टेबल से गुजरते हुए बेटर के कंधे पर जा लगी, जिससे वहां पर भगदड़ मच गई। उसी भगदड़ में वो आदमी भी गायब हो गया। दिलावर सिंह यश को गौर से देखने लगा। लंबा कद, गोरा चेहरा, आंखें भूरी, बाल लंबे। 1 मिनट को वो उसे देखते ही रह गया। उनके गार्ड्स भागते हुए उनके पास आए और उन्हें उठाया। यस, आप ठीक तो है ना? दिलावर सिंह, मैं ठीक हूँ, तुम कौन हो बेटा? यस, टूरिस्ट हूँ, घूमने आया हूँ। दिलावर सिंह यस को गौर से देखने लगे। यस, क्या हुआ अंकल, आप ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे? दिलावर सिंह, तुम्हारे माता पिता भी आए हैं बेटा? यस, मेरे माता पिता नहीं हैं, लेकिन आप ये क्यों पूछ रहे हैं मुझसे? दिलावर सिंह, बस ऐसे ही। यस वहां से चला गया और दिलावर सिंह उसे वहीं पर खड़े होकर देखते रहे। उनके गार्ड उन्हें काफी देर से देख रहे थे। उनमें से एक, जिसका नाम सुरेश था, उसने उनसे पूछ लिया, सुरेश, क्या हुआ सर, आप उस लड़के को ऐसे क्यों देख रहे हैं? दिलावर सिंह, इस लड़के की शक्ल मेरे बेटे पृथ्वी से मिलती है। सुरेश, सर आपने बताया था आपका बेटा जब लापता हुआ था तो उसकी उम्र 16 साल की थी, और उस उम्र के बच्चे अपने माता पिता को देखते ही पहचान लेते हैं, और इस लड़के को देखकर ऐसा तो नहीं लग रहा था कि वो एक्टिंग कर रहा था। दिलावर सिंह, एक बाप अपने बेटे का चेहरा कभी नहीं भूल सकता है।
मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि मैं सही हूँ, यही मेरा बेटा है, पर इसने मुझे पहचाना क्यों नहीं? सुरेश, इस लड़के की पूरी कुंडली निकलवाता हूँ मैं। आप घर चलिए। दिलावर सिंह, ठीक है, पर जल्दी। अब मुझसे रहा नहीं जा रहा है। पता नहीं क्यों दिल में एक नई ऊर्जा सी उत्पन्न हो गई है उसे देखकर। सुरेश, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप ठीक हो। दिलावर सिंह वहां से चले गए। उनके जाने के बाद शिखा वहां पर पहुंची और दिलावर सिंह को जाते हुए देखने लगी। शिखा खुद से, लगता है अब इनसे मिलना ही पड़ेगा। कौन है ये जिनकी बेटे की शक्ल यश से मिलती है? तभी उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा तो वो पलटी। उसके सामने यश खड़ा था। यश, क्या हुआ? किसे देख रही हो यहाँ पर खड़ी होकर? शिखा, यहाँ पर मुझे गोली चलने की आवाज सुनाई दी तो मैं यहाँ पर आ गई। यश, गोली तो चली, एक सुपारी किलर था जो महावीर सिंह के साथ बात कर रहे उसके भाई को मारना चाहता था। शिखा, तुम्हें कैसे पता कि वो महावीर सिंह के भाई थे? यश, मैंने उनकी सारी बातें सुनी। शिखा, क्या पता चला तुम्हें उनकी बातें सुनकर? यश, पता नहीं क्यों मुझे उनकी आंखों में सच्चाई नजर आ रही थी। शिखा, मुझे भी। यश, मतलब तुम यहीं पर थी? शिखा, नहीं, मैं तो अभी आई हूँ यहाँ पर। यस, यहाँ पर एक बेटर को गोली लगी थी, उसे हॉस्पिटल लेकर गए हैं। शिखा, हाँ देखा मैंने, उसे होटल के स्टाफ लेकर जा रहे थे अपने साथ। यस, चाय पियोगी? शिखा, सुबह तो काफी पूछा था तुमने। यस, उसके लिए तो तुमने मना कर दिया था, तो अब चाय पूछ रहा हूँ। जवाब में शिखा मुस्कुराते हुए पास की कुर्सी पर बैठ गई। यस भी उसके पीछे पीछे उनके सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। कुछ ही मिनट में उनके सामने चाय के 2 कप आ गए। शिखा, अच्छा ये बताओ, तुम्हें अपने मम्मी पापा मिले तो उन्हें पहचान लोगे तुम? यस, मुझे तो उनका चेहरा भी नहीं याद है। कैसे दिखते हैं वो, कहाँ रहते हैं, क्या नाम है उन लोगों का? शिखा, तुमने अपने गले में पड़े इस लॉकेट के बारे में कुछ पता नहीं किया? यस, अंधेरे में कहाँ तीर मारूं मैं? शिखा, कुछ दिनों के लिए मुझे दो ये लॉकेट, मैं पता करती हूँ तुम्हारे मम्मी पापा कौन है। यस, इतने दिनों में से मैं भी पता ही कर रहा हूँ। शिखा, इस बार मैं पता करती हूँ ना। यस, रहने दो, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। शिखा ने इससे दोबारा नहीं मांगा उसका लॉकेट। वो तो अब जल्द से जल्द दिलावर सिंह से मिलना चाहती थी। शिखा के फोन पर निम्मी ने मैसेज किया तो वो इसके साथ वहां से चल दी। दोनों होटल के अंदर पहुंचे जहां सभी डिनर के लिए उनका इंतजार कर रहे थे। शिखा रस्म के पास पहुंच बैठ गई और एस अभय के साथ बैठ गया। रश्मि शिखा के कान में, लगता है सुलह हो गई है तेरी। शिखा, लड़ाई ही कब हुई थी हमारे बीच? काजल, तो तुम दोनों होटल के कॉरिडोर में चाय पी रहे थे बैठकर। शिखा, तुम्हें कैसे पता? काजल, हमारे जासूस तुम दोनों पर हर वक्त नजर गड़ाए बैठे रहते हैं। शिखा, जोक अच्छा था पर मैं हंसने वाली नहीं हूँ बिल्कुल भी। आलोक जी, हम सभी कल काल भैरव के दर्शन करने जाएंगे, उसके बाद गोपाल मंदिर। और निम्मी थोड़ी तेज आवाज में, बस पापा, कल की कल देखा जाए, आज उसके बारे में मत बताइए। अंजना जी, तो चिल्ला क्यों रही है? हम सब बह रहे हैं क्या? निम्मी, मैं तो बस बता रही थी। विराज जी, परसों हम सभी वापस को जाना है तो कल ही सब अपना अपना सामान पैक कर लेना। विराज जी की बात सुनकर शिखा कुछ सोचने लगी और यश की तरफ देखने लगी। सभी डिनर करके होटल के कॉरिडोर में बैठकर काफी देर तक बातें करते रहे। रात होने पर सभी अपने अपने कमरे में सोने चले गए। अगले दिन सुबह दिलावर सिंह अपने घर पर बैठे किसी का इंतजार कर रहे थे। तभी उनका गार्ड सुरेश वहां पर आया। दिलावर सिंह फौरन उठकर उसके पास गए। दिलावर सिंह, क्या पता चला तुम्हें उस लड़के के बारे में? सुरेश, सुरेश, वो सभी जयपुर से आए हैं यहाँ पर महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए। कल वो लोग वापस चले जाएंगे। दिलावर सिंह, उसके साथ कौन कौन है? सुरेश, उसके साथ बहुत से लोग थे, शायद वो हो जिन्होंने उसे गोद लिया हो। दिलावर सिंह, ऐसा नहीं हो सकता है। अगर उसे किसी ने गोद लिया होता तो वो ये क्यों कहता कि इसके माता पिता नहीं हैं? उनका नौकर बाहर से उनके पास आया। दिलावर सिंह, क्या हुआ? रामू, कोई आपसे मिलने आया है मालिक। दिलावर सिंह, भेज दो उसे अंदर। कुछ ही मिनट में शिखा उनके सामने आकर खड़ी हो गई। दिलावर सिंह शिखा को गौर से देखने लगे, फिर बोले, दिलावर सिंह, मैंने तुम्हें कहीं पर देखा है, क्या नाम है तुम्हारा? शिखा, मेरा नाम शिखा है, डीआईजी शिखा शर्मा। दिलावर सिंह, हाँ अब याद आया, मैंने तुम्हें न्यूज में देखा था। दिलावर सिंह ने शिखा को अपने सामने सोफे पर बैठने का इशारा किया तो वो उनके सामने बैठ गई। उसके बाद दिलावर सिंह भी बैठ गए। दिलावर सिंह,
तो यहाँ पर तुम्हें मेरे भैया महावीर सिंह ने भेजा है? शिखा, नहीं, मैं किसी के कहने पर नहीं आई हूँ यहाँ पर। मुझे आपसे कुछ बातें पूछनी है। दिलावर सिंह, हाँ पूछो। शिखा, कल होटल पैराडाइज में जिस लड़के ने आपको गोली लगने से बचाया, मैं उसकी मंगेतर हूँ। मैं उस समय वहीं पर थी जब आप ये कह रहे थे कि उसकी शक्ल आपके बेटे पृथ्वी से मिलती है। दिलावर सिंह, हाँ, उसकी शक्ल मेरे बेटे पृथ्वी से हूबहू मिलती है, इसलिए मैंने कहा था वो। शिखा, सबूत क्या है आपके पास? दिलावर सिंह उठकर खड़े हो गए। दिलावर सिंह, सबूत देखना है तुम्हें? अभी दिखाता हूँ, चलो मेरे साथ। दिलावर सिंह शिखा को अपने साथ एक कमरे में ले गए जहां पर एक औरत बैठी हुई थी। उसके आंखों में एक अजीब सूनापन था। उसने शिखा को देखकर भी कुछ नहीं बोला। दिलावर सिंह ने सामने दीवारों पर टंगी तस्वीरों को दिखाया, जिसमें एक लड़का जिसकी शक्ल काफी हद तक यश से मिल रही थी, दिलावर सिंह के साथ खड़ा था। उसके साथ में वो औरत थी जो उस समय उस कमरे में मौजूद थी, और दीवारों पर उसी लड़के की तस्वीर लगी हुई थी। पर उसके साथ एक छोटी सी लड़की भी कितने ही तस्वीरों में थी। शिखा उन तस्वीरों को देखने के बाद कुछ सोचने लगी। दिलावर सिंह, अब भी तुम्हें सबूत चाहिए? शिखा, ये आपकी पत्नी है? दिलावर सिंह, हाँ, ये मेरी पत्नी सुलोचना है। पृथ्वी के जाने के बाद से ये ऐसी ही है, किसी से कुछ नहीं बोलती हैं, बस चुपचाप बैठी रहती हैं इस कमरे में। एक लड़की जिसकी उम्र लगभग 18 साल के करीब थी वहां पर आई। दिलावर सिंह, जब से इसने अपने भाई के बारे में सुना है, उस समय से ही जिद करके बैठी है अपने भाई से मिलने की। नीतू, हेलो। शिखा, हाय। शिखा, आपका बेटा आप लोगों से अलग कैसे हुआ? दिलावर सिंह ने शिखा को बैठने का इशारा किया तो शिखा रूम में मौजूद सोफे पर बैठ गई और दिलावर सिंह सोफे के सामने बैठ गए। दिलावर सिंह, ये उन दिनों की बात है जब मैंने सुलोचना से शादी की थी। वो किसी बड़े घर से ताल्लुक नहीं रखती थी। उसके पिता एक मामूली किसान थे। जब मैंने उसे देखा तो मुझे वो पहली बार में ही पसंद आ गई। जब मैंने ये बात पिताजी से बताई तो उन्होंने हमारी शादी करने से साफ इनकार कर दिया। उसके बाद मैंने सुलोचना से मंदिर में शादी कर ली और उज्जैन छोड़कर मुंबई चला गया। 4 साल बाद मुझे दोबारा पिताजी ने उज्जैन बुलाया और मुझे मेरे हिस्से की जायदाद दी। मेरे भैया और भाभी को जायदाद में बराबरी का हिस्सा ठीक नहीं लगा और उस समय से ही उन लोगों ने मुझे अपना दुश्मन मान लिया। समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था और पृथ्वी हुआ उसके 4 साल बाद नीतू। फिर एक दिन अचानक मुझे किसी ने फ़ोन करके बुलाया। मैं वहां पर पहुंचा तो देखा वहां पर भाभी और भैया बेहोश पड़े हुए हैं। मैंने उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया और जब तक उन्हें होश नहीं आया मैं वहीं पर था। होश आने के बाद उन लोगों ने मुझ पर अपने बेटे ध्रुव को अगवा करने और जान से मारने का इल्ज़ाम लगा दिया और मुझे जेल भिजवा दिया। जेल में ही मुझे खबर मिली कि अपने मायके से आते समय सुलोचना का एक्सीडेंट हो गया है और उस एक्सीडेंट के बाद से ही पृथ्वी लापता है। मैं जेल से बाहर भी नहीं आ सकता था और ना ही अपने बेटे का पता लगा सकता था। मैंने अपने दोस्तों और बिजनेस पार्टनर की मदद से 1 साल पहले जेल से बाहर आया और तब से ही मैं अपने बेटे पृथ्वी की तलाश कर रहा हूँ। अगर सुलोचना ठीक हो जाए और वो मुझे बता दे कि किसने मुझसे मेरे बेटे को छीना है, उसे मैं कड़ी से कड़ी सजा दिलवाऊंगा। शिखा, सुनकर दुख हुआ पर चेहरा मिलने से बात नहीं बनने वाली। दिलावर सिंह, मालूम है मुझे, इसलिए मैं उसके बारे में पता लगाने के लिए मैंने अपने गार्ड को भेजा था। शिखा, क्या पता चला फिर आपको? दिलावर सिंह, कुछ खास नहीं, यही कि तुम सभी उज्जैन घूमने के लिए आए हो। शिखा और दिलावर सिंह, और कुछ नहीं पता चला उसके बारे में, पर मुझे लग रहा है कि वो पृथ्वी नहीं है। अगर वो पृथ्वी होता तो मुझे जरूर पहचान लेता। शिखा, वो अपनी पिछली जिंदगी के बारे में कुछ नहीं जानता है। आज से 7-8 साल पहले किसी हादसे में वो अपनी याददाश्त को खो चुका। यही कारण है कि उसने आपको नहीं पहचाना। दिलावर सिंह सर पकड़ते हुए, मतलब तुम्हारा यश ही मेरा पृथ्वी हो जिसकी याददाश्त खो गई है आज से 6 साल पहले। शिखा, शायद। नीतू, तो कब हम भैया को लेने जा रहे हैं पापा? शिखा, इसके पास जाने से पहले आपको उसका डीएनए टेस्ट करवाना पड़ेगा। उसके बाद ही आप ये साबित हो पाएगा कि ये आपका ही बेटा पृथ्वी है। दिलावर सिंह, डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आने में कम से कम 1 हफ्ता लग जाएगा और आप सभी तो कल ही जा रहे हैं वापस। शिखा, घबराइए मत। डीएनए टेस्ट होने के बाद अगर रिपोर्ट में ये बात सामने आती है कि यस ही आपका पृथ्वी है
तो इससे बड़ी खुशी और क्या होगी कि हमारी सगाई पर उसके असली माता पिता उसे मिल जाए। दिलावर सिंह, कब है तुम्हारी सगाई बेटा? शिखा, 1 हफ्ते बाद। नीतू दिलावर सिंह के पास आकर, पापा क्या सच में आपको लग रहा है कि शिखा जी के मंगेतर ही पृथ्वी भैया है? दिलावर सिंह, मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि वो मेरा पृथ्वी ही है। नीतू, तो हम उन्हें नहीं बता सकते ये बात? दिलावर सिंह ने शिखा की तरफ देखा तो शिखा भी कुछ सोचने लगी। शिखा, वो एक सीबीआई ऑफिसर है और वो बिना सबूत के आपको अपने पिता के रूप में स्वीकार करेगा या नहीं ये मुझे नहीं पता। दिलावर सिंह और नीतू दोनों का ही चेहरा शिखा की बात सुनकर उतर सा गया। शिखा, अब मैं आपके दर्द को समझ सकती हूँ सर। दिलावर सिंह, कोई बात नहीं बेटा, मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी बात को। शिखा, अब मैं चलती हूँ, होटल में सभी मेरा इंतजार कर रहे होंगे। शिखा वहां से सीधे होटल पहुंची तो उसने देखा कि यश और बाकी सभी तैयार होकर ब्रेकफास्ट के लिए बैठे हैं। शिखा को देखकर निम्मी उसके पास आई। निम्मी, आप सुबह सुबह कहाँ चली गई थी दीदी? शिखा, कहीं नहीं, मॉर्निंग वॉक पर गई थी। काजल, नहा धोकर कौन जाता है मॉर्निंग वॉक पर? शिखा हंसते हुए, मैं जाती हूँ। अंजना जी, आज ही हम सभी को वापस जयपुर के लिए निकलना होगा। शिखा, आज क्यों? हम तो कल निकलने वाले थे ना। आलोक जी, अब तेरी सगाई के दिन ही कितने रह गए हैं, इसलिए हमने यहाँ से जल्दी जाने का प्लान बनाया है। रश्मि शिखा की तरफ देखते हुए, क्या हुआ, तुझे खुशी नहीं हुई कि तेरे मम्मी पापा तेरी सगाई के लिए अपना टूर कैंसिल कर रहे हैं? शिखा ने हाँ में सिर हिला दिया और नाश्ता करने लगी। नाश्ता करने के बाद निम्मी, शिखा, अभय, ऋतिक, काजल और रश्मि घूमने के लिए चल पड़े और बाकी बचे हुए लोग होटल में ही रुके गए। रास्ते में शिखा यश के पास गई। यश, क्या हुआ, तुम जब से आई हो कुछ परेशान सी लग रही हो, कुछ बात दिल पर लगी है या दिल लगा बैठी हो? शिखा, ऐसा कुछ नहीं है यार। यस, फिर क्या बात है? शिखा, अगर तुम्हारे मम्मी पापा मिल जाते हैं तो तुम्हारा रिएक्शन क्या होगा? यस, ये तो मैं भी नहीं जानता। हाँ, 1 मिनट के लिए खुशी से पागल जरूर हो जाऊंगा। शिखा मुस्कुराते हुए, पागल होने की जरूरत नहीं है, तुम पहले से ही पागल हो। यस, मैं गार्जियन के तौर पर जिसका नाम लिखता हूँ वही मेरे असली माता पिता हैं। शिखा, कौन है वो लोग? यस, सगाई में वो लोग आएंगे तब मिल लेना उनसे। शिखा, कब से तुम उन लोगों के साथ हो? यस, सीबीआई की जॉब है ही है ऐसी कि मैं एक जगह रह ही नहीं पाता। मैं सिर्फ महीने में एक बार ही उनसे मिल पाता हूँ। वो मेरी सीनियर हैं, सीबीआई के असिस्टेंट डायरेक्टर हैं वो। शिखा, क्या सच में? यस जी हाँ, उन्होंने ही मुझे तुम्हारी हेल्प करने के लिए भेजा था। शिखा, तुम मुझे अपने बारे में सारी बात क्यों नहीं बताते? धीरे धीरे एक एक बात बताते हो जिसे सुनकर मैं सोचने लग जाती हूँ कि मेरी लाइफ में सिर्फ सस्पेंस ही है तुम्हें लेकर। यस, असली बात बता दूंगा तो बेहोश हो ही जाओगी तुम। शिखा, क्या कहा तुमने? यस, कुछ तो नहीं। पीछे से रश्मि और काजल ने शिखा को बुलाया तो वो वहां से चली गई। दिल्ली, एक घर में पुलिस और मीडिया के लोग मौजूद थे। उस घर के 7 आदमी को किसी ने बेरहमी से मार दिया था। एम्बुलेंस में सभी की लाशों को लेकर जाया जा रहा था। थोड़ी देर बाद वहां पर सीबीआई के लोग भी वहां पर पहुंच गए। उन्होंने वहां पर हुए घटना का जायजा लिया और फिर वहां से चले गए। सबके चेहरे पर एक अजीब सा डर था जो उनके चेहरे पर साफ देखा जा सकता था। दिल्ली में ही एक बंद पड़े गोदाम में कुछ आदमी बैठे हुए, जिनके सामने टेबल पर 4 आदमियों की तस्वीर रखी हुई थी। उन्हीं तस्वीरों में से एक यश की तस्वीर भी थी। एक आदमी यश की तस्वीर उठाकर सामने खड़े आदमी से बोला, बॉस, वो इस वक्त उज्जैन में है। सामने खड़े आदमी ने अपने चेहरे पर बंधा हुआ कपड़ा उतारा और रोशनी में आया। और बाकी तीनों? वो तीनों उनमें से 2 इस वक्त लखनऊ में हैं और एक जयपुर में। जयपुर में हमारे आदमियों ने उसकी बेटी को किडनैप करने की कोशिश की, पर एक लड़की और लड़के ने बीच में आकर सारा मामला खराब कर दिया। कोई बात नहीं, मैं उसका शिकार सीधे करूंगा, जिस तरह अब तक 2 लोगों का किया है, और सबसे बाद में इसका, जिसने मेरे साथ रहकर भी मुझे धोखा दिया और मुझे जेल में सड़ने के लिए छोड़ गया। उसने यश की तस्वीर को जमीन पर फेंक कर और 3-4 गोली उस पर चला दी। क्या आप इस कहानी का अगला भाग सुनना चाहते हैं? तो कमेंट में यस जरूर लिखिएगा। थैंक यू।